करता था। इसके भाई से इसका झगड़ा हुआ, माँ का इसका बचपन में ही देहांत हो गया था, तो माँ का प्यार तो उसको मिला नहीं, लेकिन पिताजी भी उसको पसंद नहीं करते थे। तो पिताजी के मरने के बाद भाई से झगड़ा हुआ। वो नौकरी करने के लिए, छोटी सी रियासत थी उसके पास, जागीर थी समाना की, उसको छोड़ करके वो बंगाल के सुल्तान नवानी के यहाँ पर दरबार में नौकरी करने लगा। और सुल्तान उसको पसंद करते थे, अच्छा योग्य था, उसको अपने साथ ले गए कई बार कई जगहों पर। एक बार ऐसे शिकार खेलने गए तो शिकार में उसने एक शेर को मारने में सुल्तान की मदद कर दी। ऐसा कहते हैं कि उसके वार से ही शेर मर गया। तो सुल्तान ने फरीद खां को शेर खां कहना शुरू कर दिया, तो वो शेर खां हो गया। और इसी शेर खां ने 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया, तो वो शेर खां से शेर शाह हो गया। और उसने 1540 में एक बार और हराया, तो वो शेर शाह से शेर शाह सूरी हो गया। ये था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने मुगलों के क्षेत्रों पर ये अधिकार नहीं किया, और जब तक वो जिंदा रहा मुगल लोग कभी भी उसको हरा भी नहीं पाए। और 15 सालों तक उसने मुगलों की गद्दी पर शासन किया है, 1540 से लेकर 1555 तक। ये उसकी एलिजिबिलिटी थी। 1541 में उसने बंगाल को जीता था। 1542 में 1542 में उसने मालवा को जीता था। और 1543 में उसने राजस्थान के राजा मालदेव को हराया था। 1545 में उसकी डेथ हो गई जब उसने कलिंजर पर आक्रमण किया था। तब मैंने बताया था ना, तोप बोप चलाई और उसमें उसको तोप लग गई, तोप का गोला लग गया और उसकी डेथ हो गई शेर शाह सूरी की। उसकी डेथ होती है 1545 में। और 1545 में उसका बेटा जलाल खां बनता है, सूरी एम्पायर का शासक बनता है। जलाल खां जैसे ही शासक बनता है वो अपना नाम कर लेता है इस्लाम शाह। तो टाइटल धारण करता है इस्लाम शाह, एक्चुअल नाम होता है उसका जलाल खां। और जलाल खां इतना योग्य शासक था कि सूरी वंश में पहला ऐसा शासक हुआ कि जिसने सुल्तान के महत्व को बहुत बढ़ा दिया। सुल्तान का महत्व बढ़ाने का मतलब है, लोग ये कहते थे कि उसके शासनकाल में लोग उससे इतना डरते थे, उसके अलावा किसी में और में शक्ति नहीं है, सारी पावर उसी के अंदर है। तो अगर वो गद्दी पर अपने जूते भी उतार के रख देगा तो भी लोग उसको राजा मानेंगे। इतना खतरनाक उसने टेरर पैदा किया और ठीक शासन किया। 10 साल उसका शासन रहा। इसका शासनकाल रहा 1555 तक। इसके बाद इसका बेटा आया जिसका नाम था फिरोज। फिरोज छोटा था। फिरोज जैसे ही शासक बना कि इतने में उसके मामा आ गए और उसके मामा ने उसको मार दिया। मामा ने मार करके गद्दी अपने हाथों में ले ली। उसके मामा का नाम था मुबारिज खान। मुबारिज खान ने गद्दी अपने हाथों में ले ली। मुबारिज खान एक अयोग्य शासक था, ज़्यादा कुछ प्रशासन देखता नहीं था। उसने प्रशासन की जिम्मेदारी अपने दरबारी सबसे वफादार व्यक्ति को दे दी, जिसका नाम था हेमू विक्रमादित्य। हेमू को दे दी। यानी शासन तो सूरी वंश का चल रहा है, लेकिन जिम्मेदारी किसको दे दी गई है? हेमू को दे दी गई है। और हेमू सूरी वंश का शासक नहीं, सूरी वंश का ही शासक है, वो शासक नहीं है, सॉरी हिंदू है वो। तो इसी कारण से आगरा और दिल्ली के क्षेत्रों पर हेमू का अधिकार हो गया। और यही कारण था कि हेमू और अकबर के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया। लेकिन मैं यहाँ ये सब तो पहले भी बता चुका हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि शेर शाह सूरी ने प्रशासन को कैसे डेवलप किया, उसकी क्या देन है शेर शाह सूरी की, जो आज भी भारत में याद रखी जाती है ना? क्या क्या और उसके अलावा वेरी गुड। और नहर बनवाई उसने। और शेर शाह सूरी ने कुछ रोड़ों का जीर्णोद्धार करवाया था उसने, कुछ रोड़ें खुद बनवाई थी उसने। उसका सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन को अगर हम देखेंगे तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में तो उसका योगदान है ही है। उसने लगभग 1700 सराय बनवाई। सराय समझते हैं? जहाँ पर हम लोग रुक सकते हैं, जलपान कर सकते हैं, उसको सराय कहते हैं। इसी सराय का आधुनिक वर्जन है जिसको हम लोग होटल कहते हैं। सराय का आधुनिक वर्जन होटल होता है। और सराय को इंग्लिश में इन कहते हैं, INN। आपने देखा होगा अधिकांश होटलों के ऊपर लिखा रहता है क्लार्क इन। क्लार्क इन UK बेस्ड होटल की एक बहुत बड़ी सीरीज़ है। उसी को कॉपी करते हुए इंडिया में भी ऐसे नाम रखे जा रहे हैं, होटल क्लार्क इन। क्लार्क इन बहुत बड़े होटल होते हैं, है ना? तो उसने बहुत सारी सराय बनवाई। और सरायों के साथ साथ उसका जो कंट्रीब्यूशन था
वो था किलों को बनवाने के लिए। हालांकि उसने किले कुछ डेवलप किए, लेकिन उसके बेटे के शासनकाल में किले ज़्यादा डेवलप हुए। एक किला डेवलप हुआ इस्लाम शाह के समय पर, सबसे ज़्यादा बन के तैयार हुआ, उसको कहते थे शेरगढ़ का किला। शेरगढ़ का किला पहला। दूसरा किला बना इस्लामगढ़, इस्लामगढ़ का किला। तीसरा बना, इसको कहते थे फिरोजगढ़ का किला, फिरोजगढ़ का किला। फिर एक किला बना जिसको कहते थे मानगढ़ का किला। शेरगढ़, इस्लामगढ़, फिरोजगढ़, मानगढ़। एक किला और था जो शेर शाह, इस्लाम शाह के समय पर बनके तैयार हुआ, रशीदगढ़, रशीदगढ़ का किला। ये कितने किले हो गए? 5। इन 5 किलों को इस्लाम शाह के समय पर बनके तैयार किया गया। नींव रखी थी शेर शाह सूरी ने, उसके बेटे के समय पर बनके तैयार हुआ। इन 5 किलों को एक नाम दिया गया है इकट्ठा, उनको कहते हैं मानकोट, है ना। परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे कि मानकोट के किलों के समूह में कौन सा शामिल है, कौन सा शामिल नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये शामिल है। ये सब पंजाब में फैले हुए हैं, पंजाब से लेकर के उत्तर प्रदेश तक। वो सीरी का किला, वो दिल्ली में है, वो दिल्ली में है। हाँ, मैंने एक दिन आर्किटेक्चर पढ़ाया था तो दिल्ली के 7 शहर बताए थे, याद है? उस 7 शहरों में एक सीरी भी था। हाँ, तो दिल्ली में 7 राजधानियाँ अलग अलग लोगों ने बनाई हैं। सीरी के किले में राजधानी बनी है, पिथौरा के किले में राजधानी बनी है, फिरोज शाह कोटला में राजधानी बनी है, तुगलकाबाद में राजधानी बनी है, सारे कुनहा में राजधानी बनी है और शाहजहानाबाद में राजधानी बनी है। इतनी राजधानियाँ दिल्ली में बन चुकी हैं, तो उनमें से एक सीरी भी थी, है ना। कुछ लोग ये कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला इसलिए बनवाया थोड़ा नीचे, ताकि जो मंगोल आक्रमण हो रहे थे उनसे बच सके वो, है ना। कई बार ये भी लिखा गया है। लेकिन खिलजी के टाइम पर बहुत बड़े बड़े वो थे योद्धा, जिनमें से गाजी मलिक भी थे, तो ऐसी ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि मंगोलों से लड़ाई पंजाब में हुआ करती थी, यहाँ तक वो बहुत कम पहुँच पाते थे। एक तो ये बनवाए। शेर शाह सूरी के मकबरा सासाराम बिहार में बना हुआ है। आप जाएंगे बिहार में सासाराम में तो झील के बीच में बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि ताजमहल बनाने की प्रेरणा वहीं से ली, ये गलत है। ताजमहल बनाने की प्रेरणा वहाँ से नहीं मिली, लेकिन ये बात सही है कि ताजमहल से पहले एक सुंदर आकृति देखने में मिलती है, तो शेर शाह सूरी का मकबरा मिलता है, जो उसने खुद बनवाया था अपने जीते जी सासाराम बिहार में। तो एक तो सासाराम का मकबरा उसका बहुत फेमस है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। इसके अलावा उसने एक रोहितगढ़ का किला भी बनवाया, रोहितगढ़ का किला बनवाया, और उसने बंगाल के क्षेत्रों पर अधिकार करके वहाँ एक नगर बसाया, उसका नाम रखा जन्नताबाद। जन्नताबाद भी उसने बसाया। इन सब के अलावा जब हुमायूं को उसने पद से हटाया था, तो हुमायूं के पास एक किला हुआ करता था, उसको तोड़ करके शेर शाह सूरी ने वहाँ पर एक किले का निर्माण करवाया, जिसको कहते थे पुराना किला। उसने पुराना किले का निर्माण करवाया। उसने वो बिल्डिंग तोड़ दी, इसको दीन पनाह कहते थे, उसको तोड़ करके पुराने किले का निर्माण करा दिया। और पुराना किला आज भी दिल्ली में बना हुआ है। आप लाल किले के पीछे देखेंगे, नदी को पार करेंगे, यमुना को पार करेंगे, और जैसे ही यमुना को पार करेंगे वहाँ बहुत पुराना सा एक किला बना हुआ है, अभी भी उसके अवशेष हैं, अच्छे अवशेष हैं। उसको पुराना किला कहते हैं, शेर शाह सूरी ने जो बनवाया था। जब शेर शाहजहां ने दिल्ली को राजधानी के रूप में विकसित किया, तो जो पुराना किला था पहले से, उसको शाहजहां ने अपनी जेल बना दिया। उसको वो प्रिजन के रूप में यूज़ करता था, कैदियों को रखने के लिए यूज़ करता था, क्योंकि वो तो वहाँ रहने लगा था लाल किले में। तो उस पुराने किले को, जो बहुत डेवलप नहीं है, लाल किला बहुत डेवलप है, तो उसमें वो जेल के रूप में यूज़ करता रहा। ये भी शेर शाह ने बनवाया। शेर शाह ने बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण करवाया। उनमें सबसे बड़ी सड़क कौन सी थी? जो बांग्लादेश से होते हुए आगरा और दिल्ली होते हुए कहाँ जाएगी? पेशावर। क्या कहते थे उसको? ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड के नाम से उसको जानते थे, जो आज भी है, और आज़ादी के समय तक बनी रही। आज़ादी के बाद जब NHAIA बना, तो उन्होंने इन राजमार्गों का नामांकन किया। तो जो ग्रांड ट्रंक रोड थी, अब ये चलती थी बांग्लादेश के ढाका से लेकर के पाकिस्तान के पेशावर तक। 47 में आपको पता है कि पेशावर पाकिस्तान में चला गया, ढाका पाकिस्तान में चला गया, पूर्वी पाकिस्तान में, और ये पश्चिमी पाकिस्तान में चला गया। तो इस रोड की लंबाई घट गई और ये कलकत्ता से लेकर के अमृतसर तक रह गई। तो इस कलकत्ता से अमृतसर वाली रोड को इस प्रकार से डेवलप किया गया कि कलकत्ता से लेकर के दिल्ली तक NH2, दिल्ली से लेकर अमृतसर तक NH
1, यानी ग्रांड ट्रंक रोड को 2 हाईवे में बांट दिया गया, NH1 और NH2 में बांट दिया गया। क्या उसने एक ही रोड बनवाई थी कि और भी रोड बनवाई थी? और बनवाई थी, जैसे ये तो सबसे बड़ी रोड थी। इसके अलावा उसकी रोड थी जो आगरा से लेकर के मांडू तक जाती थी। ठीक, एक रोड बनवाई उसने जो आगरा से लेकर के जोधपुर होते हुए चित्तौड़ तक जाती थी। तो 1, 2, 3 और एक बनवाई थी उसने मुल्तान से लेकर के लाहौर तक। 1, 2, 3, 4 रोडों का उसने निर्माण करवाया। 1700 से ज़्यादा सराय बनवाई। इन सब के बावजूद भी उसको आज जिस काम के लिए याद किया जाता है वो है उसके द्वारा चलाया गया रुपया। जो उसने चलाया गया उसके रुपये के लिए याद किया जाता है। सोचिए मुगलों ने भारत पर कितना शासन किया। मुगलों के द्वारा चलाई गई मुद्राएं भारत में आज बहुत यूज नहीं होती हैं क्योंकि लगभग बाहर हो गई हैं चलन से। मुगलों की बात करेंगे तो सबसे पहले बाबर ने सिक्के चलवाए थे 2, एक शाहरुख और एक बाबरी, ये 2 सिक्के चले थे। हुमायूं अपने नाम से सिक्के नहीं चलवा सका, उसने एक सिक्का चलवाया था जो चमड़े का था, वो उसके सम्मान में चलाया था जिसने उसकी जान बचाई थी डूबने से। तो वो सिक्का चलन में नहीं था, वो तो सिंबॉलिक रूप से चलाया गया। ठीक, बाबर के सिक्के चांदी के थे दोनों, शाहरुख और बाबरी, ये दोनों उसने चलाए थे भारत में विजय के पश्चात। इसके बाद जब अकबर का समय आया तो अकबर ने बड़ी संख्या में टकसालें बनवाई। टकसाल जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा टकसालें थी किसके लिए? सोने के सिक्के बनाने के लिए 4 टकसाल, चांदी के सिक्के बनाने के लिए 14 टकसालें थी और 43 टकसालें बनाई गई तांबे के सिक्के बनाने के लिए। लेकिन मुगलों के शासनकाल में सोने के सिक्कों का ज़्यादा महत्व था क्योंकि सोना था भी बहुत उस समय। तो अकबर आया तो अकबर ने बहुत सारे सिक्के चलवाए। उनमें सबसे बड़ा सिक्का उसका, जैसे एक था जिसको कहते थे जलाली सिक्का। जलाली सिक्का बहुत बड़ा था और बहुत बड़ा सिक्का होता था। 1 किलो सोने का एक सिक्का होता था, जलाली सिक्का 1 किलो सोने का एक सिक्का होता था। इसके अलावा उसने एक सिक्का चलाया जिसका नाम था चुगुल, जो चौकोर होता था, चुगुल सिक्का था, वो भी लगभग 100 से 150 ग्राम का एक सोने का सिक्का होता था। इसके बाद उसने चलाया शहनशाह, ये भी बहुत बड़ा सिक्का होता था। शहनशाह के अलावा उसने चलाया बिजाद, बिजाद भी एक बड़ा सिक्का होता था। तो अकबर के समय पर सिक्कों की संख्या खूब रही क्योंकि धन बहुत था। जहांगीर आया तो जहांगीर ने इन सिक्कों के बीच में एक और चीज़ चलाई जिसको कहते थे निसार। उसने कहा इतने बड़े सिक्के की जरूरत नहीं है, छोटे सिक्के चलाओ। तो उसने एक बड़े सिक्के और छोटे सिक्के के बीच में एक सिक्का चला दिया, इसका नाम था निसार। तो जहांगीर ने केवल एक ही सिक्का चलाया सोने का, उसका नाम था निसार। जब शाहजहां आया तो उसने एक सिक्का और डेवलप किया जिसको कहते थे आना। आना धीरे धीरे करके सोने के सिक्कों की आकार छोटा होता जा रहा है, आना चलवाया। तो मुगलों के काल में आना, विक, विक के अलावा निसार, चुगुल, शहनशाह, जलाली, शाहरुख, बाबरी, यही सिक्के चलते थे उस समय के, है ना। और इन सिक्कों में जो सोने के सिक्के होते थे उनको कहा जाता था अशरफी, उनको अशरफी कहा जाता था। सोने के सिक्कों के लिए कलेक्टिवली वर्ड यूज करते थे अशरफी, केवल सोने के सिक्कों के लिए। अकबर और हुमायूं के बीच में जब शेर शाह सूरी ने शासन किया तो उसने एक नए सिक्के को डेवलप किया जिसका नाम था रुपया। और ये काय का बना होता था? चांदी का। ये रुपया इतना प्रसिद्ध हुआ कि आगे चल के अंग्रेजों ने भी रुपया ही नाम रखा मुद्रा का, और आज भी हमारी मुद्रा रुपया ही है। तो ये ऐसी चीज़ है जो शेर शाह ने उस समय दी, आज भी हमारे पास अवेलेबल है। तो शेर शाह का कंट्रीब्यूशन हम इकोनॉमी के मामले में ये देख सकते हैं। इसके अलावा उसने भूमि की पैमाइश करने के लिए, ज़मीन को नापने के लिए नई नई प्रणालियाँ विकसित की। हाँ, सिकंदरी गज और क्या, सन की डंडी, सन की डंडी, इसका यूज़ किया। और गजे सिकंदरी किसने यूज़ किया? ये तो सिकंदरी गज है, गज ए सिकंदरी नहीं, सिकंदर लोदी के समय, सिकंदर लोदी के समय हुई। तो ज़मीन की नाप करने के लिए, नहरें बनवाने के लिए, सड़क बनवाने के लिए, सड़कों के अलावा सराय बनवाने के लिए, किले बनवाने के लिए शेर शाह सूरी को जाना जाता है। कुल मिलाकर के शेर शाह सूरी का कंट्रीब्यूशन भारत की आर्किटेक्चर में देखा जाता है। क्या है का? अलाउद्दीन के समय पर, अलाउद्दीन के समय पर भूमि नाप के लिए कोई नई प्रणाली विकसित नहीं करी उन्होंने। भूमि को उन्होंने अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था बस, कि खिल को अलग कर दिया, खिलहत को अलग कर दिया, विजात को अलग कर दिया। तो ज़मीन के कई हिस्से बना दिए, जैसे आज भी होते हैं। आज एक होती है सरकारी ज़मीन, एक होती है निजी ज़मीन,
एक होती है नुज़ूल की ज़मीन, एक होती है आज कि वो धर्म की ज़मीन है। तो धर्म की ज़मीन होती है उसको मिल्क कहते हैं, आज भी मिल्क ही कहते हैं उसको। मिल्क एक बार आपको मिल गई तो आपसे वापस कोई नहीं ले सकता, इसलिए कहते हैं कि ये तुम्हारी मिल्कियत है क्या। एक शब्द सुना कि ये आपकी मिल्कियत तो नहीं है। मिल्कियत यानी वो ज़मीन जो आपसे कोई वापस नहीं लेगा। ऐसे ही गांव में ज़मीन आज भी बटी है। गोचर भूमि अलग है, रिहायशी भूमि अलग है। गोचर भूमि पे से टैक्स अलग होता है और रिहायशी भूमि से टैक्स अलग है। कृषि भूमि से टैक्स अलग है। और कृषि में दो तरह की भूमि होती है, सिंचित असिंचित, दोनों के टैक्स अलग अलग है। जो सिंचित जमीन है उस पर आपासी लगती है, उस पर आपासी नहीं लगती। आपासी यानी सिंचाई से लिया जाने वाला कर। जीटी रोड है वो अभी कितना है भारत पे? क्या जीटी रोड भारत में अभी 2800 किलोमीटर का है। हाँ, 2800 किलोमीटर का जीटी रोड है अभी भारत में, है ना। और है जीटी रोड कलकत्ता से शुरू होगा। कलकत्ता में एक जगह है जिसको कहते हैं कुतुअल, कुतुअल के पास से शुरू होगा बॉर्डर से, वहाँ से लेके अमृतसर के बाघा बॉर्डर तक, है ना। लेकिन वो एक हाईवे नहीं है, उसमें दो हाईवे मर्ज होते हैं, है ना। जीटी रोड के नाम से कोई रोड नहीं है हमारे पास अभी, हम उस समय उसको जीटी रोड कहते थे, अब उसके नाम हाईवे के नाम बदल गए। तो उस जीटी रोड के दो हाईवे तो पहले ही बनाए थे, NH1 और NH2 बनाए थे, आज भी वो दोनों ही चलते हैं यहाँ पर, है ना। और हमारे हाईवे का नामकरण भी बाद में अलग कर दिया गया कि उत्तर से दक्षिण जाने वाले सारे हाईवे कैसे हैं जो इवन नंबर के, और पूर्व से पश्चिम जाने वाले सारे हाईवे कैसे हैं जो ऑड नंबर के। अगर कोई गए हाईवे नंबर NH43 कहाँ से कहाँ जाएगा तो क्या बताएंगे, तो आप समझ जाएंगे कि इधर से इधर ही जाएगा और कहाँ जाएगा। और NH44 होगा तो ऊपर से नीचे जाएगा, है ना। तो सबसे लंबा हाईवे कौन सा है अभी? NH44। कितना बड़ा है? 5000 के आसपास है। नहीं 5000 तो इंडिया से पार हो जाएंगे 5000 में तो। अच्छा 2900 तो कुछ हाँ 3745 किलोमीटर का है, 3745 किलोमीटर का है। लेकिन हाँ बोलो, इससे पहले NH7 सबसे बड़ा था जो वाराणसी से कन्याकुमारी जाता था, 2063 किलोमीटर का था, है ना। लेकिन अब नहीं है, अब सबसे बड़ा कौन सा है? NH44 हो गया है, क्योंकि नाम बदल दिए सारे हाईवे के। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ हाईवे अभी ज़्यादा है नहीं, 76 के आसपास ही हाईवे है। लेकिन आप कहीं पढ़ेंगे तो आपको लिखा मिलेगा 176 नंबर NH 176, NH 276, ऐसे भी लिखे मिलते हैं। ये क्या है? NH 276 क्या है फिर? हाईवे नंबर 76 की लिंक रोड नंबर 1, हाईवे नंबर 76 की लिंक रोड नंबर 2, समझ गए। तो हाईवे अब 100 से ज़्यादा हाईवे नहीं है हमारे पास, हाईवे 100 से कम है, लेकिन अगर उसमें 100 से ज़्यादा डिजिट दिखाई दे रही है तो उसकी लिंक रोड को उसके साथ जोड़ के लिख दिया गया है। तो लिंक रोड को उसके साथ जोड़ के लिखते हैं। ये तो हुए हाईवे वाली बात है। हमारे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो वाटरवे भी हैं, उस समय भी वाटरवे यूज़ होते थे, नदियों से लोग जाते थे तैर करके। कितने जलमार्ग हैं हमारे पास? ये बहुत फैक्चुअल चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए। कितने जलमार्ग हैं भारत में? 1 8 योगेश, पैरा बना था 1986 में, कहाँ से? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से लेकर के कलकत्ता के हल्दिया तक। कौन सी नदी में होगा ये? गंगा नदी में। ये हमारा पहला है और ये लगभग दूरी तय करता है 1021 किलोमीटर की, 1021 किलोमीटर। फिर बाद में इसको 1621 कर दिया गया। तो इतना लंबा वाटरवे है, पहला है ये हमारा, है ना। दूसरा बनाया गया था कोट्टम से कोलापुरम, केरला में, समुद्र के किनारे किनारे और पम्मा नदी के पास से होते हुए। फिर कोवलम से कोट्टापुरम, फिर यहाँ सादिया से धुबरी-पट्टी असम में बनाया गया जो 891 किलोमीटर का था, ब्रह्मपुत्र नदी में। ऐसे ही तलचर से धमरा उड़ीसा में बनाया गया था जो 591 किलोमीटर का था। एक काकीनाडा से उड़नकोडम बनाया गया था जो हमारा 588 किलोमीटर का था। तो 6 हमारे पास राष्ट्रीय जलमार्ग थे 2018 तक। 6 राष्ट्रीय जलमार्ग थे, लोग उसको याद भी रख सकते थे। और छठवां सबसे छोटा था 121 किलोमीटर का, बराक नदी पर। बराक किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की, है ना। तो उसके बीच में था सबसे छोटा 121 किलोमीटर का छठवां राष्ट्रीय जलमार्ग जो बराक नदी में बना हुआ था, और वो लक्ष्मीपुर से भंगा के बीच में था, लक्ष्मीपुर से भंगा। तो लोग याद कर लेते थे कि 6 ही तो है, याद कर लो, परीक्षा में आएंगे।
सरकार ने 2019 में एक साथ 105 राष्ट्रीय जलमार्ग बनाए, तो संख्या 111 हो गई। तो मैंने एक बार ऐसे इंटरेस्ट में कहा यार 105 कहाँ बना दिया अचानक से, एक से कैसे बन सकते हैं। तो उन्होंने भारत की किसी नदी को नहीं छोड़ा, नदी छोड़ो हल्के फुल्के नाले में भी बना दिया है कि ये भी जल मार्ग है हमारा, है ना। तो अब बच्चे कहेंगे यार ये तो गलत है यार, 111 थोड़ी ना याद करेंगे हम परीक्षा में याद करने के लिए। तो लेकिन परीक्षाओं के लिए उतनी ही बात है आज भी आप वो 6 ही याद रखेंगे तो काफ़ी है, और 6 भी नहीं रखेंगे तो एक तो याद रखिए सबसे बड़ा कौन सी नदी में रहे, कब बना और कितने किलोमीटर का है, समझ गए। तो ये आपको याद रखना है, कौन सा है, NW1 जो सबसे बड़ा है। तो ये वाटरवेज हैं। तो शेरशाह सूरी का कंट्रीब्यूशन मुद्रा को लेकर के, बिल्डिंगों को लेकर के, जलमार्ग तो उसने बनाए नहीं है, हाँ नहरें बनवाई थी उसने सिंचाई करने के लिए, उनको लेकर के इसका कंट्रीब्यूशन भारत में बहुत अच्छे से जाना जाता है। कल हमने ये देखा कि लास्ट में हमने जो लास्ट के मुगल रूलर थे बहादुर शाह जफर तक वो डिस्कस कर लिए थे। बहादुर शाह समाप्त हो गया है, बहादुर शाह का अंत हो गया, वो पेंशन पे कहाँ चला गया, रंगून चला गया है। मुगलों को इतिहास में याद किया जाता है उनके प्रशासन के लिए। अगर आपने मुगल पढ़े हैं तो ऐसा कोई नहीं है जिसने मुगलों में एक सिस्टम नहीं पढ़ा हो, मनसबदारी तो पढ़ा ही होगा। क्या होता है मनसबदारी? मतलब एक व्यक्ति को ऐसे सैनिक कुछ दे देना उसके अधिक वो काम करे, मतलब किसी को 5,000 का मनसब दे दे, किसी को 10,000 का मनसब दे दे, किसी को 500 का मनसब दे दे, तो वो अपने हिसाब से वो काम करा। तो मनसब का मतलब क्या हुआ? सैलरी? नहीं, सैलरी नहीं, तो काम कराने वाला। जैसे किसी के पास 6,000 का मनसब है और किसी के पास 5,000 का मनसब है, तो क्या अंतर है दोनों में? अंतर क्या होगा? जो ज़्यादा, जिसके पास ज़्यादा मनसब होंगे उसको ज़्यादा योग्यता होगी, उसको ज़्यादा पावर होगी, ज़्यादा पावर होगी। मुगल जो पहली बात तो अपन परीक्षा के हिसाब से बात करते हैं कि अगर कोई परीक्षा में प्रश्न आता है कि मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है, तो मुगलों से नहीं है ना। ये प्रणाली विकसित हुई मंगोलों से, मंगोल यानी चंगेज खां के समय से विकसित हुई। और चंगेज खां या मंगोलों में इसको दशमलव प्रणाली कहते थे। वो पॉइंट सिस्टम बनाता था, जैसे बिल्कुल सही बताया इसने, उससे रैंक ही तय होती है। जैसे अगर हमको कोई 3 स्टार मिलता है और कोई 2 स्टार मिलता है कंधे पर लगाए हुए, तो हम उसकी रैंक बता पाते हैं ना कि कौन इसमें अधिकारी होगा, कौन अधिकारी नहीं होगा, उससे पता लगा लेते हैं। यानी उसके इंसिग्निया से हम लोग पहचान सकते हैं सारी चीज़ों को, कौन अधिकारी है कौन नहीं। तो वैसे दशमलव में व्यक्त किया करते थे मंगोल। अकबर ने जब प्रशासन को व्यवस्थित करना शुरू किया तो इतना बड़ा प्रशासन था, उसको चलाना अकबर के लिए बहुत मुश्किल था। अकबर ने उसमें टोडरमल की सहायता से एक प्रणाली को जन्म दिया जिसे हम लोग मनसबदारी कहते थे। ध्यान से समझिएगा, उसका नाम मनसबदारी पड़ गया है, एक्चुअली में वो मनसबदारी क्या, उसमें बहुत सारे काम होते हैं। मैं 2-3 शब्द आपको एग्जैक्ट समझाने की कोशिश करूंगा कि अकबर ने ये कहा कि मेरे पास 3 तरह के ऑफिसर होंगे। एक वो होंगे जिनको मैं 500 से कम का मनसब दूंगा या 500 के आसपास का मनसब दूंगा। एक वो होंगे जिनको मैं 2500 तक का मनसब दूंगा लेकिन 500 से ज़्यादा दूंगा। और एक वो होंगे जिनको मैं 10,000 तक का मनसब दूंगा लेकिन 2500 से ज़्यादा दूंगा। तो 3 रैंक बनाए उसने। जो सबसे हाई रैंक के होते थे उनको कहते थे वकील, ठीक, इनको मुतालिक भी कहते थे और कई अन्य नाम भी थे इनके, वजीर भी कहते थे, हालांकि वजीर इसी के लिए वर्ड भी यूज करते थे। जो सबसे छोटे होते थे उस क्रम में उनको कहा जाता था मनसबदार। अब ध्यान दीजिएगा इसको, इसका नाम मनसबदारी कैसे पड़ा। ये क्या है, संख्या क्या है? संख्या आपकी रैंक है। रैंक मतलब क्या है? तो ये तो आपको मनसब दे दिया, मनसब के साथ आपको देते थे जात और सवार। जात और सवार, जात और सवार क्या है कि अगर मान लीजिए घोड़ों की संख्या को कहते थे, अगर आपके पास 500 का मनसब है तो 500 के मनसबदार हैं आप। 250 का, 2,500 का, 250 का है तो आप 2,500 का, तो 250 के मनसबदार हो गए 2,500 के। और अगर 10,000 के तो 10,000 के। इसके बीच में भी बहुत सारी हैं, 500, 700, 800, 1000, 2,000, बहुत सारे हैं। जैसे मैंने इनको बना दिया कि 10,000 के मनसबदार हैं हमारे दरबार के। इसका मतलब ये है कि ये टॉप रैंक वाले हैं और टॉप रैंक वाले मनसबदार को अपने साथ हमेशा ही 10,000 घुड़सवार रखने पड़ेंगे। ये 10,000 घुड़सवार हमेशा ही अपने साथ रखेंगे। मेरे को कोई झंझट नहीं है कि 10,000 घुड़सवार की सेना कहाँ से आएगी। मैं केवल मनसबदार से कहूँगा कि आप अपनी सेना को लेकर के वहाँ चले जाइए, तो ये मनसबदार मेरे लिए काम करेंगे। यानी मैंने इनको गवर्नर बना दिया है और ये अपने साथ हमेशा 10,000 रखेंगे। कैसे मैनेज करेंगे मुझे नहीं पता,
लेकिन जहां मैंने इनको नियुक्त किया है वहां से ये टैक्स वैक्स सब मेरे लिए लेके आएंगे। मैं इनको ईयरली उस 10,000 के हिसाब से पूरा खर्चा दूंगा। लेकिन सैनिक कम नहीं होने चाहिए, इनके सैनिक और घोड़े 10,000 से कम नहीं होने चाहिए। इसकी जांच करने के लिए मीर बख्शी जाएगा, वो जांच करेगा उनके मनसबदार के पास पूरी की पूरी व्यवस्था है कि नहीं। अब सोचिए, मेरा तो कोई झंझट ही नहीं है, मुझे आपको केवल पैसा देना है। 10,000 की सेना आपको इकट्ठी करनी है, कम हो गए तो आपको भर्ती करने नए, उनकी ट्रेनिंग करानी है, सब कुछ कराना है, ये आपका झंझट है। और मेरे पास हजारों मनसबदार हैं, तो सोचिए मेरी स्थिति कैसी होगी। मेरे पास हजारों मनसबदार हैं जिनकी संख्या अलग अलग है। अब सबसे ज्यादा संख्या इनमें किसकी होगी? इन्हीं की होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये 500 के मनसबदार हैं, तो इनकी संख्या ज्यादा होगी। तो चारों तरफ दरबार में मनसबदार ही मनसबदार दिखते थे जो सबसे छोटे थे। इसीलिए इस प्रणाली का नाम पड़ गया मनसबदारी। एक्चुअली में जो वहां का पद सोपान है, मुगल एम्पायर का पद सोपान है, हिरार्की है। मनसबदारी तो उसे कहने लगे। तो जात पद हो गया और सवार पद हो गया। जात पद और सवार पद दोनों अलग अलग लिखे जाते थे। यह बताया जाता था कि जैसे मान लीजिएगा ये लड़का है कि उसे मुगलों के दरबार में 1500 जात और 1200 का सवार पद प्राप्त हुआ है। मतलब रैंक उसकी 1500 के हिसाब से है दरबार में, लेकिन घोड़े उसे अपने साथ कितने रखने हैं? 1200 रखने हैं। तो जात और सवार पद दोनों एक साथ डिफाइन किए जाते थे, जिससे ये तय होता था कि हमारी रैंक क्या दरबार में। मैंने एक दिन बताया था कि शिवाजी को 1000 के मनसबदारों के साथ खड़ा कर दिया था, तो शिवाजी को बुरा लग गया था कि हम 1000 के मनसबदारों के साथ नहीं खड़े होंगे, हम कम से कम 4000 का मनसब तो डिजर्व करते हैं, हमारी रैंक इतनी तो होनी चाहिए। तो उनको बुरा लग गया था, औरंगजेब ने फिर उनको जेल में डाल दिया था जब उन्होंने पीठ दिखा के चले गए। तो जात और सवार पद दोनों अलग अलग थे। जात और सवार पद आपका कितना है, उससे ही आपकी सैलरी फिक्स होती थी कि कितनी मिलनी चाहिए आपको। क्योंकि आपके पास अगर 1500 सवार हैं तो 1500 घोड़ों का खर्चा वर्चा भी तो होगा ना आपका, उसी हिसाब से सैलरी तय होगी। और आपको कितनी जागीर मिलेगी, कितनी जमीन मिलेगी, उसी से तय होगा, है ना। और मुगलों के काल में जमीन ही ज़्यादातर दी जाती थी। भाई जमीन उनको दी जाएगी किसको? जागीर के रूप में, यानी ये आपको जागीर दे दी, इसको जागीरदारी प्रणाली भी कहते थे। तो इस तरह से वहां पर जात और सवार पद बनाए गए थे मुगलों के दरबार में। इसमें एक बुराई थी और अच्छाई भी थी। अकबर एक ही समय पर 4 जगह हमला कर सकता था। उसने कहा कि 20 मनसबदार इधर चले जाएं, 20 मनसबदार इधर चले जाएं, 20 इधर चले जाएं। सोचिए उसके लिए कितना अच्छा है। वो कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन हमला वो चारों डायरेक्शन में कर रहा है। अकबर की ग्रेटनेस का कारण था उसकी सोच कि उसने मनसबदारों को खुली छूट दी थी। जैसे कि आज हमारे देश में आईएएस अधिकारी हैं, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि आईएएस अधिकारी इस देश के मनसबदार हैं। भाई वो एक जिले के प्रशासन का प्रमुख है, उसको सरकार ने परमिशन दे रखी है, जिले में सारी प्रशासन तुमको संभालना है, फिर चाहे उसमें जो भी करो, बस जवाब देना पड़ता है ऊपर। वो तो तब भी देना पड़ता था मनसबदारों को, आज भी देना पड़ता है। अब सोचिए कि मनसबदार कितना अच्छे से काम करते होंगे, क्योंकि उनको तो अधिकार मिला हुआ है। वो खुद भी बहुत कमाते थे, राजा को भी बहुत सारा कमा के देते थे। क्यों? क्योंकि उनको राइट दिया हुआ, अथॉरिटी दी हुई है। अगर हम थोड़ी देर के लिए इस मनसबदार को अकबर के शासन से निकाल देते हैं, तो मनसबदार अगर गायब कर दिए जाएं अकबर के प्रशासन से, तो अकबर के पास बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। शासन कैसे चलाएगा वो? इतने सारे लोगों को मैनेज कैसे करेगा? बहुत असंभव होगा उसके लिए। लेकिन मनसबदारों को वो जानबूझ के बहुत पैसा देता था, और मनसबदार धीरे धीरे करके इतने पावरफुल हो गए कि करप्शन करने लगे। और जैसे ही वो करप्शन करने लगे, तो फिर अकबर के जाने के बाद जहांगीर को बुरा लगने लगा। जहांगीर ने कहा ये करप्शन नहीं चलेगा। उसने मनसबदारों की शक्ति को कम कर दिया। जो आदमी एकदम फ्री फ्लो में रहा हो, उसकी शक्ति आप कम कर दो तो उसको बुरा लगेगा ही, रिटेलिएट करेगा ही वो। तो जहांगीर ने जब उनकी शक्ति कम की, तो मनसबदार भी गलत काम करने लगे, किसी और की मदद करने लगे। और जब शाहजहां आया, तो शाहजहां के समय तो मनसबदारों पर अंकुश लगा दिया गया कि मनसबदार मनमानी नहीं कर सकते। तो मनसबदार तो चिढ़ गए। जो आदमी राजा की तरह रहा हो, उसको आपने बेड़ियां डाल दी, तो समझ जाइए प्रशासन कैसे चलेगा। इसलिए शाहजहां के तक आते आते तो मनसबदारों की स्थिति कमजोर होने लगी, और इसलिए मुगलों का प्रशासन भी कमजोर होने लगा, शक्ति कमजोर होने लगी। और औरंगजेब तक मनसबदार सर्वाइव कर पाए। औरंगजेब ने तो मनसबदारों के अधिकार लगभग खत्म कर दिए। वो तो सारे अधिकार अपने अंदर ही चाहता था, तो मनसबदारों के अधिकार उसने जो डिक्लाइन कर दिए, खत्म कर दिए। इसीलिए मनसबदारी के पतन के कारण ही मुगलों का पतन हुआ। याद रखिएगा इस चीज को। जब भी आंसर एक्सेलरेट करना पड़ता है, तो एक बड़ा कारण यह भी है कि मनसबदारी सिस्टम में जो कमियां करते गए ये लोग, बदलाव करते गए, उस बदलाव का परिणाम ये देखा गया कि धीरे धीरे मुगलों का अंत होता गया।
मनसबदारों का कंट्रीब्यूशन कम होता गया, और मनसबदारों के कंट्रीब्यूशन से ही मुगल दरबार बना है, और उनका ही कंट्रीब्यूशन खत्म तो मुगल दरबार नीचे गिरेगा धड़ाम से। यही कारण था कि मनसबदारी सिस्टम में जो बदलाव किया अकबर के समय तक कोई बदलाव नहीं हुआ। अकबर ये चीज़ जानता था कि ये करप्शन करते हैं, लेकिन अकबर को यह भी पता था कि इनके कारण ही मैं महान शासक हूं, तो उसे लगता था कि ये अपने लिए भी करते हैं, मेरे लिए भी करते हैं। तो अकबर के समय पर जितनी आज़ादी थी मनसबदारों को, उतनी आज़ादी कभी किसी राजा ने नहीं दी, और इसीलिए अकबर के समय की मनसबदारी सबसे अच्छी मनसबदारी मानी जाती थी। और मनसबदारी एक सिस्टम नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे सिस्टम है। आपका ओहदा भी है, आपको दी जाने वाली सुविधाएं भी हैं, और आपकी रैंक भी है, और आपको मिलने वाली सैलरी भी उसी से डिफाइन होती है, मनसबदारी से, जात से और सवार से, उसी से डिफाइन होती है। तो मनसबदारी सिस्टम मुगलों के समय की सबसे बड़ी देन थी। आज भी हम लोग इसी को फॉलो करते हैं इनडायरेक्टली, हालांकि अब जमीन वमीन नहीं देते किसी को, लेकिन अधिकार तो देते ही हैं। जैसे अपन ने थोड़ी देर के लिए मनसबदारों को निकाला अकबर के जीवन से, तो आपको समझ में आ गया कि अकबर क्या कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। थोड़ी देर के लिए भारत के प्रशासन में से IAS IPS को हटा दीजिए, कैसे चलेगा प्रशासन, बता दीजिए। IAS की पोस्ट में, IAS की लॉबी में मैं मानता हूं बहुत सारी कमियां होंगी। इस कमियों को बहुत सारे लोगों ने लिखा भी है। जैसे बहुत अच्छे एक सोशियोलॉजिस्ट हैं मैक्स वेबर ने लिखा है कि नौकरशाही में बहुत कमियां हैं, नौकरशाही में लाख कमियां हैं, लेकिन वो ये भी लिखते हैं कि इस कमियों के बावजूद हम इसको निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका कोई दूसरा विकल्प हमारे पास नहीं है। आप 10 दिन के लिए इस देश के IAS IPS को एलिमिनेट कर दीजिए, वो नहीं है। देख लिए 10 दिन का प्रशासन कैसे चलेगा। कहते हैं एक प्रकृति का नियम है कि उसको आपने अधिकार दिया है तो उसको काम भी करने दो। तो वो हो सकता है थोड़ी बहुत गड़बड़ करे, लेकिन काम तो करेगा ही करेगा। इसीलिए मनसबदारी सिस्टम मुगल साम्राज्य को महान बनाने में बड़ी भूमिका निभाई मनसबदारी ने। और दूसरी भूमिका थी उनकी धर्मनिरपेक्षता की नीति। क्या होता है धर्मनिरपेक्षता, कल पूछा था मैंने प्रश्न, बताओ। सरल क्वेश्चन है, घबराइए नहीं। सेकुलरिज्म क्या है? सभी धर्मों को मानना सेकुलरिज्म भारत के अनुसार तो है, लेकिन सेकुलरिज्म की डेफिनेशन नहीं है। तो किसी एक धर्म का प्रभाव बाकी को दबा ना पाए। देखो, सेकुलरिज्म का सीधा सीधा अर्थ होता है धर्मनिरपेक्ष, और निरपेक्ष शब्द तो आप अच्छे से जानते हैं। निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? पास के दूर, दूर होता है। ये हमारा देश है, यानी कि राज्य है, राज्य है, देश है या संविधान है, कुछ भी कह लीजिए। अगर इस पर धर्म का थोड़ा बहुत प्रभाव है तो ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है। सिंपल सी बात है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि धर्म यहाँ खड़ा हुआ है और देश यहाँ खड़ा हुआ है या संविधान यहाँ खड़ा हुआ है। अगर हमारे संविधान पर धर्म का प्रभाव नहीं है, धर्म से दूर है, तो धर्म से निरपेक्ष है, तो उसे कहते हैं सेकुलर। क्या हम ऐसे हैं? नहीं है ना, तो हम एक्चुअली में धर्मनिरपेक्ष तो नहीं है। ठीक, संविधान सभा में जब इसको बना रहे थे तो यही तो बात चल रही थी, झगड़ा तो इसी बात का था कि धर्मनिरपेक्ष कैसे बनाया जाए इसको। तो धर्मनिरपेक्ष बनाने की बात चल रही थी, तो संविधान सभा में कामत साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा कि इस देश को धर्मनिरपेक्ष बनाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो बाकी लोग कहने लगे धर्मनिरपेक्ष कैसे बनाएंगे? हम संविधान सभा के सारे लोग धर्म को मानते थे, चाहे वो हिंदू को माने, मुस्लिम को माने, बौद्ध को माने, सिख को माने, ईसाई को माने, धर्म को तो मानते ही थे। उन्होंने कहा नहीं, ये संभव नहीं है कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष हो जाए। क्यों? क्योंकि हम सब लोग सुबह घर से पूजा करके निकले 3-3 घंटे। भारत में अति धार्मिक लोगों से यह कहा जा रहा है कि तुम धर्मनिरपेक्ष हो जाओ, और धर्म व्यक्ति के जीवन पर कितना प्रभाव डालता है आप अच्छे से जानते ही हैं। धर्म व्यक्ति के जीवन को बहुत प्रभावित करता है, तो धर्म से आप दूर तो हो ही नहीं सकते। अब समस्या ये हो गई कि हम धर्मनिरपेक्ष भी होना चाहते हैं और धार्मिक भी नहीं होना चाहते, क्योंकि धर्म को शामिल करते हैं तो धार्मिक हो गए, और धार्मिक हम होना नहीं चाहते हैं क्योंकि संविधान सभा के बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम धार्मिक नहीं होंगे, और धर्म को छोड़ देते हैं तो अधार्मिक हो जाएंगे, हम वो भी नहीं होना चाह रहे। अब रास्ता क्या निकालेंगे इसका? तो इसका रास्ता निकला अंत में इस रूप में कि इस देश को ऐसा धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं जैसा पश्चिमी दुनिया में वैसा नहीं, अलग सा धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। कैसा धर्मनिरपेक्ष? जहां सभी धर्मों को बराबरी का अधिकार दिया जाए। देश का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन देश सभी धर्मों का बराबर आदर करेगा, उसे कहा गया धर्मनिरपेक्ष भारत का। और इसके लिए एक नया शब्द इजाद किया गया, पंथ निरपेक्ष, है ना। इंग्लिश में हालांकि सेकुलरिज्म ही कहते हैं, लेकिन हिंदी में भारत की धर्मनिरपेक्षता को क्या कहते हैं? पंथ निरपेक्ष। तो संविधान में कौन सा शब्द लिखा हुआ है? पंथ निरपेक्ष, ना कि धर्मनिरपेक्ष।
तो अगर मैं कहूँगा वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, पश्चिमी देशों का धर्मनिरपेक्ष, तो उसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष असली, जिसमें राज्य का कोई धर्म नहीं है, धर्म का उल्लेख ही नहीं है संविधान में। अगर मैं कहूँ इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, भारत का धर्मनिरपेक्षता, तो आप कहेंगे भारत की धर्मनिरपेक्षता को पंथ निरपेक्षता कहा जाता है, जो सभी धर्मों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करती है। तो हमारे भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ कुछ और है, वास्तविक रूप से धर्मनिरपेक्षता का अर्थ कुछ और है। आई थिंक थोड़ा सा समझ में आया होगा, बहुत बड़ा टॉपिक है, आया समझ में? हाँ, यही एक चीज़ और समझ लेते हैं, सहिष्णुता, टॉलरेंस, तभी आपको मुगल समझ में आएंगे। सहिष्णुता क्या होती है? सहिष्णुता इंग्लिश में कहते हैं टॉलरेंस। योगेश बताओ। बहुत सही चीज़ है टॉलरेंस। इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशीलता, है ना? टॉलरेंस इंग्लिश में सहनशीलता होती है। टॉलरेंस का मतलब होता है कि मैं जैसा हूं और आप जैसे हैं और मुझे आपको स्वीकार करना है, तो जैसे आप हैं मैं आपको वैसा ही स्वीकार करूंगा। आई विल नॉट मेक एनी बैरियर, आई विल नॉट मेक एनी डिमांड टू चेंज योर सेल्फ। दूसरे शब्दों में समझते हैं कि मिस्टर ए मिस्टर बी से मित्रता करना चाहता है, मिस्टर ए मिस्टर बी से मित्रता करना चाहता है और मित्रता करना चाहता है, लेकिन वो ये कह रहा है बी से कि बी जैसा है वैसा मुझे स्वीकार नहीं है। और जैसा का मतलब क्या हो सकता है? यहां उसका धर्म भी बीच में आड़े आ सकता है, उसका खान पान भी आड़े आ सकता है, उसकी वेशभूषा भी आड़े आ सकती है, उसकी भाषा भी आड़े आ सकती है, उसकी आर्थिक स्थिति भी आड़े आ सकती है, उसकी जाति भी आ सकती है, उसकी प्रजाति भी आ सकती है। इनमें से किसी भी आधार पर वो कह सकता है कि आप बदल जाओ तो मैं आपको स्वीकार कर लूँगा। यानी आप जैसे हैं वैसा मैं आपको स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बदलने के लिए कह रहा हूँ। अगर मैं आपको बदल करके स्वीकार करना चाह रहा हूँ तो फिर मैं असहिष्णु हूँ। सहिष्णु नहीं हूँ मैं, असहिष्णु हूँ। और आप जैसे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी जाति से, धर्म से, रंग से, प्रजाति से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे हैं वैसे ही मेरे मित्र बनेंगे आप, कोई डिमांड नहीं है मेरी, तो फिर मैं सहिष्णु हूँ, है ना? तो फिर मैं सहिष्णु हूँ। इट मीन्स द टॉलरेंट बिहेवियर एंड इनटॉलरेंट बिहेवियर बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। कौन सा व्यवहार ज्यादा अच्छा है समाज में? सहिष्णुता। देश में सहिष्णुता कब खत्म होती है? जब कट्टरता आ जाती है। जब कट्टरता आ जाती है तो सहिष्णुता खत्म हो जाती है। औरंगजेब में कट्टरता कूट कूट के भरी हुई, क्या वो सहिष्णु हो सकता है? उसको मैं कभी सहिष्णु नहीं बताता हूं। वो तो इस्लाम के लिए कट्टर था, दारुल इस्लाम की नीति को फॉलो करता है। अकबर की मैं बात करूं तो उसके अंदर सहिष्णुता कूट कूट के भरी है। अकबर ने तो अपनी जिससे विवाह किया उससे भी उसने कभी नहीं कहा कि तुम अपना धर्म बदल लो। हिंदुस्तान का बादशाह चाहता तो उसे 1 घंटा लगता किसी का धर्म बदलवाने में, कितना समय लगता? उसके हरम में तो हजारों रानियां हैं, क्या फर्क पड़ता है उसको? एक आदेश जारी करना है, लोग जबरन उसका धर्म बदलवा देंगे। उसने कहा नहीं, जो जैसा है वैसा ही रहे, आई एक्सेप्ट दैट। इसलिए वो अकबर सहिष्णु था। जोधाबाई को छोड़ो, जोधाबाई तो चलो उसकी पत्नी हो सकता है, उसकी बात तो उसने मान ली हो। उसके दरबार में जो सूरी साहब थे, जो जैन थे, उसने उनसे कभी नहीं कहा कि आप धर्म बदल लो अपना। उसने बीरबल से कभी नहीं कहा आप अपना धर्म बदल लो। उसने टोडरमल से कभी नहीं कहा अपना धर्म बदल लो, नहीं तो मैं आपको नहीं रखूंगा अपने दरबार में, नौकरी से निकाल दूंगा। कभी कहा उसने? नहीं कहा। तो उसको इससे फर्क ही नहीं पड़ा कभी कौन किससे धर्म का है, किस जाति का है। हाँ, जातिवाद के बारे में जब गहरी बात होती है तो मैं आरोप लगाता हूं अकबर पर कि उसने उच्च जातियों को ज़्यादा संरक्षण दिया, तो ये एक अलग बात है। लेकिन मैं अगर टॉलरेंस की बात करूंगा तो टॉलरेंस की बात में अकबर बहुत सही है। इसलिए अकबर का यही व्यवहार था कि उसे भारत के संविधान पर जगह मिली। भारत के संविधान पर अकबर का चित्र इसीलिए अंकित है कि उसने एक बड़ा मैसेज दिया। हिंदुस्तान मतलब बादशाह हिंदुस्तान होते हुए उसने कभी किसी पर फोर्स नहीं किया। उसने अपने दरबार में काम करने वाले सूरी से नहीं कहा, बीरबल से नहीं कहा, किसी से नहीं कहा। छोटे छोटे सैनिक भी अगर रहना चाहे तो रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने सिक्कों पर राधा कृष्ण की मूर्तियां बनवाई हैं, सिक्कों पर उसने राधा कृष्ण का मंदिर बनवाया है फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई की पूजा के लिए। वो खुद भी, उसका जन्म तो वहीं हुआ था राजपूत महल में ही। बचपन में उसने पूजा होते हुए देखी है, पूजा करते हुए देखा है जहां पर वो पला बड़ा है, तो उसका तो उस धर्म के प्रति बहुत वैसे ही ज्यादा लगाव था। तो अकबर के अंदर टॉलरेंस भरी हुई थी। और जब राजा के विचार इतने अच्छे होते हैं तो प्रजा कुछ नहीं कर सकती, प्रजा धीरे धीरे राजा को पसंद करने ही लगती है। यही कारण था कि अकबर का नाम अकबर नहीं था, जलालुद्दीन था।
उसे जनता ने अकबर का टाइटल दिया है 1572 के बाद। पहले अकबर जब था तो उसने, जनता ने उसको कभी अकबर नहीं कहा। अकबर का मतलब ईश्वर होता है। तो जनता ने उसको कहा कि ये तो बहुत मतलब सबके लिए सोचने वाला व्यक्ति है, ऐसा तो ईश्वर ही हो सकता है। तो उसे अकबर का टाइटल दिया गया, और अकबर का टाइटल जो उसको दिया गया ये उसकी महानता को दर्शाता है, इसलिए अकबर महान लिखा जाता है। औरंगजेब महान नहीं लिखा जाता, औरंगजेब ही लिखा जाता है। तो अकबर ने सहिष्णुता का परिचय दिया। हमारे देश में जैसे आपने देखा होगा ऐसे कई मुद्दे चलते रहते हैं। कई बार फिल्मी स्टार, हीरो हीरोइन कहते रहते हैं कि ये देश में असहिष्णुता बढ़ गई है। तो उसका अर्थ आपको समझ में आ रहा है कि टॉलरेंस, इनटॉलरेंस आ गई है। यानी लोग अब अपने अपने उसमें रिलीजियस स्पेक्ट्रम में कट्टर होते जा रहे हैं, ये उसमें बहुत बढ़ गया है। तो आप समझिए कि सामाजिक समरसता जरूरी है, धार्मिक समरसता जरूरी है। दुनिया में हम की भावना बहुत जरूरी है, हम की भावना बहुत ज़रूरी है। वरना राजनीति तो लोगों को वैसे ही दुश्मन बनाती है, भाई भाई को दुश्मन बनाती है। तो दो धर्मों की क्या बात है ना। तो याद रखिए, आप अपने विचारों को रखिए, अपने विचारों से चलिए। हमको किसी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। हम पढ़े लिखे, अपनी समझ इतनी तो रखते हैं ना। अगर आप कुछ भी समझ नहीं रखते हैं, जैसे कि हमारे रिलेटिव हैं, उनकी अपनी कोई समझ नहीं है। उनसे किसी ने कहा, जैसे वहाँ बैठे हैं, मैंने उनसे कहा कि ये सरकार अच्छी नहीं है मोदी की। तो उन्होंने सही कहा, बहुत बेकार सरकार है, कोई काम ही नहीं करती है। और 10 मिनट बाद मैंने कहा नहीं, वैसे सरकार काम तो बढ़िया करती है, जनधन योजना वगैरह। नहीं, काम तो एक नंबर करती है। बताओ उस आदमी की क्या सोच है। क्या हाँ, साहिब खबर। तो ये मतलब ये होता है कि हम पढ़े लिखे हैं तो नज़र आना चाहिए कि हम पढ़े लिखे हैं, हमारी भी एक सोच है। वो सोच कैसी कि आसानी से कोई मैसेज देख करके हम लोग अपनी सोच बदल लेंगे, नहीं आ रहा, ऐसा हो गया देश में, पता ही नहीं हमको क्या हो गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों के अंदर इतना तो समझ होनी चाहिए कि हम सही और गलत को पहचान सकें। तो सहिष्णुता इस देश को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, सहिष्णुता। और यही सहिष्णुता देन थी सारे मुगलों की नहीं, लेकिन अकबर की तो देन थी। अकबर ने 1562 में सबसे पहले अपने आप को उससे मुक्त कर लिया था कि मैं अब हरम में नामिल नहीं हूँ, मैं खुद शासन चलाऊंगा। पहला उसने डिसीजन लिया। और 1563 में उसने क्या किया, तीर्थ यात्रा कर ख़त्म कर दिया जो हिंदुओं पे लगता था 1563 में। 1564 में उसने क्या किया, जजिया कर ख़त्म कर दिया, वो भी हिंदुओं पे लगता था, गैर मुसलमानों पे लगता था, वो भी उसने ख़त्म कर दिया। और 1572 में जब उसने फतेहपुर सीकरी बसाई, उसके बाद उसने 1575 में फतेहपुर सीकरी में एक बिल्डिंग बनवाई, उसको कहते थे इबादत खाना। इबादत खाने में सब लोग धार्मिक बहस करने जाते थे, डिबेट करने के लिए जाते थे धार्मिक मामलों पर, और उसमें इस्लाम के लोग आते थे। अकबर ने फिर यह कहा कि इसमें 1578 में सभी धर्मों के लोग आओ। 1575 में सब धर्म के लोग नहीं जाते थे, 1578 में बोलता है सभी धर्मों के लोग आओ, जैन आओ, बौद्ध आओ, पारसी आओ, हिंदू आओ, मुस्लिम आओ, सब बैठ के बहस करेंगे। और उसमें तू में होती थी, धर्म में तो तू में होती है। तो कई बार तो लड़ाई ऐसी बढ़ जाती थी कि तलवारें निकल आती थी। अकबर ने कहा यार ये गलत है, फिर इसका मतलब मैं तो एक अच्छा मैसेज देना चाहता हूं, और यहां तो आपस में लड़ाइयां होती। अकबर ने 1579 में यह कहा कि आप सब लोग जो धर्म के लोग बैठे हो यहां पर, मुझे ये बताओ धर्म का मतलब क्या है। अगर बता पाओ तो ठीक है, नहीं बता पाए तो जो मैं कहूंगा वो मानना पड़ेगा। और जब कोई किसी ने उसका आंसर नहीं दिया तो अकबर ने 1579 में धर्म के बारे में एक घोषणा करी, जिसे कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ मजहर, मजहर की घोषणा। वो अकबर की मजहर की घोषणा थी, जो धर्म के बारे में बहुत सॉफ्ट बातें करती थी। तो अकबर ने कहा कि धर्म ऐसा ही सॉफ्ट होना चाहिए। अकबर की बात उन्होंने उस समय बहुत सॉफ्ट तरीके से काम किया। फिर अकबर ने कहा ये धर्म मेरे को समझ में नहीं आ रहा, उसने एक नया धर्म बनाया, आपको याद होगा, दीन इलाही, है ना। 1582 में उसने नया धर्म बनाया, दीन इलाही। दीन इलाही धर्म क्या है, कुछ नहीं करना, आप आएंगे और सुल्तान यानी कि जो बादशाह है उसके कदमों में अपनी पगड़ी उतार के रखेंगे, और बादशाह उस पगड़ी को उठा के फिर से आपके सर पे रखेंगे और आपसे कहेंगे वेलकम, आपका दीन इलाही में स्वागत है, आप दीन इलाही में आ गए आज से। बहुत सॉफ्ट है। मानने वाला अकबर ने चलाया धर्म, राजा ने धर्म चलाया, मानने वाले कितने, अकबर और बीरबल, दो ही लोग मान रहे हैं। सोचिए कि अकबर कट्टर होता तो एक आदेश जारी कर देता कि सब दीन इलाही में आएंगे, फिर उसके अंदर सॉफ्टनेस नहीं रहती, सहिष्णुता कहाँ रहती, कट्टर हो जाता ना फिर तो वो। उसने कहा जिसको मानना है वो मानो, नहीं मानना तो किसी ने माना ही नहीं, है ना। तो वो इतना सॉफ्ट था कि नहीं माना। तो कहते हैं ना कि पॉलिसीज
अपने आप में ही एक शासन होती है, और अकबर ने ऐसा ही किया है, तो उसने हमको ये सब दिया है। दूसरा बात आता है सिक्कों के बारे में, जो मैंने बता दी, मुगलों के कौन कौन से सिक्के चलाए गए। प्रशासन मुगलों का आपको पता ही है कैसे चलता था। सबसे बड़ा क्या होता था? साम्राज्य या सल्तनत, जिसको कहते थे मुगलिया सल्तनत, जो कहाँ से चलती है? काबुल से लेकर के कर्नाटक के क्षेत्रों तक मुगलिया सल्तनत फैली हुई है। किसका? दीन इलाही। दीन मतलब होता है धर्म, इलाही मतलब ईश्वर, ईश्वर का धर्म, है ना, दीन इलाही। तो ये मुगलिया सल्तनत वहाँ से लेकर यहाँ तक फैली हुई है। उस समय बादशाह को जिले इलाही भी कहते थे। अकबर ने कहा कि हमको जिले इलाही मत कहो भाई। जिले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की परछाई। जिल माने परछाई, इलाही मतलब ईश्वर, ईश्वर की परछाई। उनके हमको मत कहो ईश्वर की परछाई, हम इंसान हैं, ईश्वर नहीं है। तो जो पूरी सल्तनत होती थी उसका मालिक कौन होता था? बादशाह। बादशाह का पद जो कहां से निकला है? पहले इसको पादशाह कहते थे। कैसे? हाँ, तो अपभ्रंश है ना उसी का। पादशाह क्या अर्थ होता है इसका? नहीं, पादशाह का मतलब होता है स्थायी पद। स्थायी पद होता है। स्थायी पद धारण किया था बाबर के समय से। अब मान लीजिएगा ये बादशाह है, पूरे साम्राज्य का बादशाह है। साम्राज्य को अलग अलग किस में बांटा गया है? सूबे में बांटा गया है। राज्य कह सकते हैं, लेकिन उस समय उसको सूबे कहते थे, और ये शब्द आज भी यूज होता है। तो सूबे का मालिक कौन होता था? सूबेदार। और सूबों की संख्या आपको पता ही है। अकबर को प्रारंभिक रूप से 12 सूबे प्राप्त हुए। अकबर ने उसमें 3 और जोड़े तो 15 हुए। अकबर ने बरार, खानदेश, अहमदनगर 3 जोड़े थे। उसके बाद जहांगीर आया, तो जहांगीर के समय पर कोई सूबा नहीं जोड़ा गया। हाँ, शाहजहां के समय पर 2 सूबे जोड़े गए, कश्मीर और ठट्टा। कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा 3 जोड़े गए, तो कितने हो गए? 18। औरंगजेब के समय पर 2 जोड़े गए, बीजापुर और गोलकोंडा, तो 20 हो गए। और सीरी को भी शामिल कर लेंगे उसमें, तो 21 हो जाएंगे। सूबे को किस में बांटा गया था? छोटे छोटे सूबे को किस में बांटा गया था? जिला सरकारों में, जिलों में। जिला सरकार, और जिला सरकार का हेड कौन होता था? जिलेदार या फिर फौजदार। फौजदार उसका मालिक होता था। जिला सरकार को किस में बांटा गया? परगना, परगना में बांटा गया। और परगना का हेड कौन होता था? सिकदार। इसका हेड सिकदार होता था। और इसको किस में बांटा गया? इसको किस में बांटा गया? मुकद्दम, मुकद्दस में बांटा गया। गांव जिसको कहते थे ना, मुकद्दम। और उसका अधिकारी कौन होता था? मुकद्दम, चौधरी या पटेल, कई तरह के अधिकारी होते थे। और उन्हीं की सेवा के लिए गांव के जो अधिकारी होते थे, मुकद्दम, उन्हीं की सेवा के लिए बहुत सारे अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इनमें से एक होते थे पटवार, जो आगे चल के पटवारी कहलाया। उनमें से ही होते थे पटवार। और उन पटवारों को जो जगह दी जाती थी, उनको अलग अलग बस्तियों में बांट दिया गया था। उन बस्तियों को कहते थे नागला, उनको कहते थे नागला, है ना। नागले सरनेम उन्हीं बस्तियों में रहने वाले लोगों को निकला है। अच्छा, आज आए नहीं गाँव गया है तो वहाँ से वो निकला है। तो समझ गए कि मैंने कहा ना कि भारत में सरनेम जगहों से बहुत निकले हैं, गोत्र से निकले हैं, है ना, और काम से बहुत निकले हैं। पारसियों के सारे सरनेम अक्सर व्यवसाय से निकल के आते हैं। जैसे एक पारसी है मुंबई के बहुत फेमस, वो गांजे का काम करते, तो कुणाल गांजा वाला, उनके प्रोफेशन ऐसे बहुत सारे निकले। गांजा वाला मतलब वो गांजा वांजा पीते नहीं है, व्यवसाय रहा होगा उनकी पीढ़ियों का कभी। तो कुणाल गांजा वाला, अब्बास टायर वाला, स्क्रू वाला, दारू वाला, झुंझुन वाला, ये सरनेम कहाँ से निकले? व्यवसाय से निकले हैं। और कुछ सरनेम ऐसे हैं जो जगह से निकल के आते हैं। जैसे इंदौर में रहने वाले इंदौरी हो गए, है ना। और जो इलाहाबाद में रहते हैं, जैसे अकबर इलाहाबादी, उनका सरनेम ही इलाहाबादी है कि इलाहाबाद में रहते थे। हाँ, सूरमा भोपाली, क्यों भोपाल से सरनेम। तो सरनेम जगह से भी बनते हैं। ऐसे ही किस जगह से कोई रह के आया उसको उसी नाम से जानते हैं। ब्राह्मणों में एक फेमस सरनेम होता है सरयू पारीन। एक ब्राह्मणों का बहुत बड़ा समुदाय होता है। सरयू नदी का नाम है। सरयू नदी के इस पार रहते थे वो सब सरयू पारीन है। सरयू नदी के उस पार रहते थे वे सब गौंड ब्राह्मण हो गए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग जगहों से निकली हैं। तो ऐसी परंपरा यहाँ से निकली। उन्होंने प्रशासन को बहुत अच्छे से डिवाइड कर रखा था, और यही कारण था कि मुगलों का प्रशासन पर बहुत अच्छा नियंत्रण था। टैक्स भी लेते थे और टैक्स में एग्जम्पशन भी खूब देते थे।
प्रशासन इतना अच्छा था कि मीर बख्शी हमेशा चेक करता रहता था कि कोई अपना मनसबदार गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। गड़बड़ कर रहा है तो फिर उसको सज़ा दी जाती थी, बादशाह उसको सज़ा देते थे, बादशाह को सारे अधिकार होते थे, बादशाह के अधीन वकील होते थे, वकील के पास वजीर होते थे, वजीरों के अलावा मीर बख्शी होते थे, फिर मीर जमा होते थे, इसके अलावा काजी होते थे, काजी उल कुजात होते थे, कई तरह के अधिकारी होते थे। सबको अलग अलग काम दिए गए थे अधिकारियों कि भाई तुमको न्याय का काम देखना है, तुमको इंस्पेक्शन का काम देखना है। तो मुगलों ने एक नए प्रशासन को जन्म दिया। एक्चुअली में ये है कि मुगलों के समय तक अंग्रेज भारत में आ चुके थे, ये तो तय है। अंग्रेज सबसे पहले भारत में आए तो किस मुगल राजा का शासन था? जहांगीर के समय पर, जहांगीर के समय पर आए थे। और आने वाले कौन थे? हॉकिंस तो 1601 में आया है, तब तो अकबर का शासन है। अकबर के शासनकाल में आ गए थे, लेकिन व्यापार करने की परमिशन उनको जहांगीर ने दी थी 1609 में, है ना। 9 में आए थे, फिर 1615 में आए थे। 1615 में टॉमस रो आया था, तो जहांगीर के दरबार में गया। जहांगीर के दरबार में जब उसने परमिशन मांगी तो उसे परमिशन दे दी गई, शाहजहां के कहने पर दी, जो जहांगीर का बेटा था, उसको परमिशन दे दी गई। तो परमिशन मिली है जहांगीर के समय पर, अंग्रेजों का आगमन हुआ है अकबर के समय पर। अकबर के समय पर वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं, है ना। तो ये था मुगलों का प्रशासन का एक ओवरव्यू कि कैसे कैसे काम करते थे। आपके पास कोई भी ऑथेंटिक बुक हो, अगर ना हो तो मेरे को बता दीजिएगा, उसमें प्रशासन की कुछ बारीकियों को पढ़िएगा कि जैसे किस लेवल पर कौन कौन प्रशासक थे। मुगलों में एक चीज़ और मुझे डिस्कस करनी है, वो है मुगलों का लिटरेचर। इस समय लिटरेचर का बहुत बोलबाला था। दारा सिखो, बाबर से लेकर के बहुत बड़ा लिटरेचर लिखा गया। तो इस पर एक 15-20 मिनट की बात और है, वो मैं करूँगा। तो मुगलों का प्रशासन अपन पूरा कर लेंगे, फिर अपन मॉडर्न हिस्ट्री में प्रवेश करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं।